सब्सक्राइब करें और पाएं रोज मजेदार कहानियाँ। ये कहानी है हीरा बैल और उसके मालिक धन्नू की। उसके पास पुरखों की बची हुई छोटी सी जमीन थी जिसमें वो हीरा की सहायता से खेती किया करता था। धन्नू हीरा से बहुत प्यार करता और काम खत्म होते ही वो अपने बैल से ढेर सारी बातें किया करता। अरे हीरा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, बस अब की बार अच्छी फसल हो जाए। कहने को तो धन्नू के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश रहा करता था। शाम में सोते समय रोज भगवान का धन्यवाद करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो आज मैं भूखे पेट नहीं सोया। धन्नू का पड़ोसी नागेश था। नागेश धन्नू से जलन रखता और वह हमेशा धन्नू को परेशान किया करता था। सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अरे ओ धन्नू, तुमसे ही उधार मांग रहा है, थोड़ा इसको कुछ पैसा तो दे दो। नागेश के पास बहुत सारी जमीन थी और खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर भी था, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं रहा करता। भला ये धन्नू के पास क्या है जो वह इतना खुश रहता है? उसके पास तो एकमात्र बैल ही है। हो न हो जरूर कोई राज की बात है। हम पता लगा कर ही रहूंगा कि वह इतना खुश कैसे है। नागेश राज की बात पता करने के लिए धन्नू के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ धन्नू, निकल बाहर, कहाँ छुप कर बैठा है? देख धन्नू, हम तुम्हारा बैल लेना चाहता हूँ और नागेश को न सुनने का आदत नहीं है। लेकिन नागेश भैया, मैं अपने हीरा से बहुत प्यार करता हूँ, इसे मैं नहीं बेच सकता। सोच ले, हम तुमका मुंह मांगा कीमत दूंगा। हो ना हो नागेश, जरूर कोई चाल चल रहा है। इसके पास तो ट्रैक्टर है, भला ये बैल लेकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मैं हीरा को नहीं बेचूंगा। नागेश गुस्से में धन्नू के घर से निकल पड़ता है। ये बेइज्जती का बदला तो हम जरूर लूंगा। 2 कौड़ी का मजदूर नागेश को मना करेगा। रात होते ही नागेश अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए धन्नू के खेतों की ओर चल पड़ा। आज हम इस धन्नू से बदला जरूर लूंगा। वहां पहुंचकर नागेश धन्नू के खेतों में आग लगा देता है। अब देखता हूँ ये धन्नू अपना बैल बेचता है कि नहीं। सुबह सुबह जब धन्नू अपने खेतों की ओर जाता है तो अपनी फसल को जला हुआ देखकर रोने लगा। ये कैसे हो गया? अब मैं क्या खाऊंगा? कौन मुझे इतना पैसे देगा? मैं तो भूखा हूँ ही, क्यों ना मैं हीरा को बेच दूं, कम से कम वह तो भूखा नहीं सोएगा। धन्नू बैल को बेचने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मुझे भूख लगेगी तो मैं इन पैसों से कुछ खा लूंगा। धन्नू घने जंगल से गुजर रहा था। ये चांदी के सिक्के कोई देख लेगा तो मुझसे छीन सकता है, क्यों न इसे मैं हीरा के गले में बांध दूं, किसी को शक भी नहीं होगा। चलते चलते धन्नू को भूख लग जाती है। वह हीरा को पास में ही बांध देता है और ढाबे में खाने के लिए चला गया। तभी बैल के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। इतने में वहां से एक सेठ जा रहा था। ये कैसा चमत्कार है? अरे ये क्या चांदी का सिक्का इस बैल के गले से गिर रहा है? सेठ सोच ही रहा था कि एक और सिक्का गिरा। जरूर ये जादुई बैल है जिसके गले से चांदी का सिक्का गिरता है। इतने में धन्नू वापस आ जाता है। क्या बात है बड़े भैया, कोई गलती हो गई क्या? इतने ध्यान से आप क्या देख रहे हो? मैं ये बैल देख रहा हूँ। एक बैल की तलाश में निकला था, आज वह भी मिल गया। वैसे तुम कौन हो? मैं धन्नू हूँ, धन्नू, और ये बैल लेकर मैं बेचने निकला हूँ। ये बैल मुझे भाग गया है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें कितने चांदी के सिक्के चाहिए? चुप क्यों हो? 500 चांदी के सिक्के दूंगा। ये मुझे इतने पैसे क्यों दे रहा है? ठीक है भाई, चल तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दिया, अब ठीक है ना? हाँ हाँ बड़े भैया, ठीक है। धन्नू सेठ को बैल बेच देता है और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। नागेश की चाल उल्टी पड़ गई। अब धन्नू उन पैसों से ढेर सारी गाय और बैल खरीद लेता है और नागेश से भी अमीर हो जाता है। बहुत दिनों की बात है। दिनपुर गांव में मूंगा नाम का एक किसान रहा करता था। अरे ओ रमा, मैं काम पर जा रहा हूँ, अब शाम को ही घर आऊंगा। बेचारा सुबह होते ही काम करने के लिए निकल पड़ता। मूंगा के पिता ने बेटी की शादी के लिए अपने पड़ोसी रामू से कर्ज लिया था और बिना चुकाए ही भगवान को प्यारे हो गए। अब पूरे कर्ज का बोझ मूंगा के माथे पर आ गया। तुम इतनी मेहनत करते ही क्यों हो? ये घर बेचकर सेठ का कर्ज चुका दो, वैसे भी हमारा अब कोई नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए मूंगा दिन रात मेहनत करता और रामू का कर्ज चुकाता था। और दिन की तरह ही मूंगा काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी रमा को खाने की थैली बांधने के लिए बोलता है। ये लो और समय पर खाना खा लेना। आज से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, शायद आज रात को घर भी ना आऊं। तुम्हें जैसा ठीक लगे, न जाने कब तुम्हें अक्ल आएगी। मूंगा काम पर निकल जाता है। काम पर जाने का रास्ता एक घने जंगल से जाता था। उसे चलते चलते अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। ये भला किसकी आवाज है?
थोड़ी दूर आगे चलने पर उसने देखा एक साधु जोर जोर से हंस रहा है। ये साधु को न जाने क्या हो गया, ये भला इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं। साधु लगातार हंसे ही जा रहा था। साधु महाराज क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। आओ आओ मूंगा। इस साधु से तो मैं कभी भी नहीं मिला, क्या आप मुझे जानते हो। हाँ हाँ मूंगा, मैं सभी को जानता हूँ। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। हाँ हाँ साधु महाराज, जरूर। देखते ही देखते साधु मूंगा का सारा खाना खा जाते हैं। लगता है साधु महाराज बहुत दिनों से भूखे हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं काम पर ही जा रहा हूँ, उधर ही कुछ खा लूंगा। मूंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और खुश होकर तुम्हें ये फावड़ा दे रहा हूँ। नहीं नहीं साधु महाराज, आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं भला इस फावड़े का क्या करूँगा। ये कोई साधारण फावड़ा नहीं है, तुम्हारा घंटों का काम मिनटों में कर देगा। इतना बोलकर वह साधु वहां से गायब हो जाता है। ये कैसा चमत्कार था। मूंगा ये सारी बातें सोचते हुए काम पर निकल जाता है। हे भगवान, आज अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सेठ मुझे आधी पगार देगा। ये सोचकर मूंगा जमीन पर फावड़ा मारता है। देखते ही देखते फावड़े ने पूरा काम खत्म कर दिया और मूंगा सेठ से पगार लेकर घर चला जाता है। अरे तुम आ गए, आज सेठ ने तुम्हें काम पर नहीं रखा क्या। मूंगा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वाह, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें जादुई फावड़ा मिल गया। अब मूंगा को बहुत काम मिलने लगा और देखते ही देखते वह अमीर होने लगता है। गांव के मुखिया को जादुई फावड़े के बारे में पता चलता है तो वह मूंगा से मिलने के लिए निकल पड़ा। ओ मूंगा, जरा बाहर आना। मुखिया जी क्या बात है। गांव वालों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, क्या तुम गांव में एक तालाब बना सकते हो। हाँ हाँ मुखिया जी, मैं आज ही काम शुरू कर दूंगा। मूंगा मुखिया की बात मानकर तालाब बनाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर एक बहुत बड़ा तालाब बना देता है। पूरे गांव वाले मूंगा से खुश हो जाते हैं। इन सब से तो मुझे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना मैं एक बार फिर साधु महाराज के पास जाऊं। मूंगा साधु से मिलने के लिए घने जंगल के रास्ते चल पड़ता है। अरे मूंगा, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम इस फावड़े से मांगो, तुम्हें ये सब कुछ देगा। अब मूंगा को जब भी कुछ चाहिए होता है वह फावड़े से मांग लेता है और थोड़े ही समय में वह पूरे गांव का अमीर आदमी बन जाता है। सब्सक्राइब करें और पाएं मजेदार सुनहरी कहानियाँ। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहुत ही विद्वान मनसुख नाम का एक साधु मंदिर में रहा करता था। आए दिन लोग उसे अपने घर बुलाते और दान दक्षिणा के साथ विदा करते। साधु महाराज, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। तुम्हारा कल्याण हो देवी। साधु महाराज को अपने भक्तों से दान में तरह तरह के कपड़े, भोजन और पैसे भी मिलते थे। इन सभी को बेचकर उन्होंने बहुत पैसे जमा कर लिया था। साधु कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता और हमेशा ही अपने पैसे के बारे में सोचा करता था। इस पैसे को आखिर किस स्थान में रखूं? पैसे के बारे में कोई जान जाएगा तो मुझसे वह अवश्य ले लेगा। साधु पैसे को एक पोटली में रखता और वो जहाँ जाता उसे अपने पास ही रखता। ऐसा करता हूँ, इस पैसे को अपने साथ ही रखता हूँ। उसी गांव में चंपतलाल नाम का एक ठग रहा करता था। बातों ही बातों में लोगों को ठग लेता। बहुत दिनों से उसकी नज़र साधु पर थी। साधु के पास तो बहुत पैसा है, किसी तरह मिल जाता तो मजा ही आ जाता बे। चंपतलाल हमेशा साधु का पीछा किया करता, लेकिन साधु कभी भी पोटली को अपने से अलग ही नहीं करता था। तू तो सोते वक्त भी पोटली अपने पास ही रख कर सो रहा है, क्या करूं जो ये पोटली हाथ लगे। हम ही साधु का पैसा जरूर लूंगा। हारकर ठग ने एक बहरूपिये का वेश धारण किया और साधु से मिलने के लिए चल पड़ा। अब वह साधु हमको अवश्य ही नहीं पहचान पाएगा और मौका मिलते ही हम उसके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। साधु के पास पहुंचकर साधु से मिन्नत करने लगा। गुरुदेव, हम आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप जैसे विद्वान से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। आप हमका अपना शिष्य बना लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य अपना शिष्य बनाऊंगा। चंपतलाल अब साधु के साथ मंदिर में ही रहने लगा। वो साधु की खूब सेवा किया करता और बहुत ही जल्द साधु का विश्वासी बन गया। एक दिन साधु को पड़ोस के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। पंडित जी, मेरे गांव में यज्ञ हो रहा है। आप जैसे ही विद्वान पंडित की उस यज्ञ में आवश्यकता है, इसलिए आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें। साधु वो निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। ठीक है, कल प्रातः ही मैं आपके गांव के लिए निकल जाऊंगा। शिष्य, हमें पड़ोस के गांव में जाना है, कल प्रातः काल ही हम चलेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह सुबह ही चंपतलाल के साथ साधु महाराज पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वाह, कितना पवित्र जल है, क्यों न मैं नदी में स्नान कर लूं।
हाँ हाँ साधु महाराज, एक बार आप स्नान कर लें, फिर हम भी इस नदी में स्नान कर लूँगा। साधु पैसों की पोटली को एक कंबल के अंदर रख देता है। मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम इस पोटली की रक्षा करना। मैं जल्द ही स्नान कर वापस आता हूँ। इतना बोलकर साधु नदी में स्नान करने के लिए चल पड़ा। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। हम इस पोटली को अच्छे से संभाल कर रखूंगा। ठग चंपतलाल को तो कब से इसी समय का इंतजार था। अच्छा हुआ साधु नदी में स्नान करने गया है, अब बिना देर किए ये पैसे लेकर भाग जाना चाहिए। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, चंपतलाल भला कहाँ रुकने वाला था। वो रुपयों की पोटली को लेकर चंपत हो गया।